नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि वो राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर बैन लगाएगी और उनकी पार्टी के 2 वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करेगी। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि हमारा मानना है कि खान की पार्टी पीटीआई को बैन करने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान सरकार के पीटीआई दल पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर पीटीआई ने जवाब दिया है। पीटीआई ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख को निशाने पर लिया है। पीटीआई ने लिखा है, 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को मिले जनमत की वापसी से जनरल आसिम मुनीर और उनकी कठपुतली हुकूमत की बदहवासी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का दिन में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर होश में आए और संविधान से खिलवाड़ बंद करके पाकिस्तान की बुनियादों को मत हिलाएं। कोई भी पाकिस्तानी देशभक्त देश के सबसे बड़े और लोकप्रिय संगठन पर पाबंदी नहीं सोच सकता। ये करना पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने और देश को गृह युद्ध में भेजने जैसा होगा। हमदुर रहमान आयोग की रिपोर्ट से सीखें और आग से खेलना बंद करें। आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए देश का नुकसान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर पलटवार किया। इसने कहा कि जब नेताओं की सुरक्षा की बात आती है तो घटिया राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने रहस्यमय तरीके से उनकी एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली। पवन खेड़ा ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा जी को दक्षिणपंथी आतंकवादियों के हाथों खो दिया। हमने आतंकवादियों के हाथों 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। हमने भाजपा सरकार की निगरानी में वामपंथी आतंकवादियों के हाथों अपना पूरा छत्तीसगढ़ नेतृत्व खो दिया। कांग्रेस ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को फिर उकसाया है। उसने 15 जुलाई को जानना चाहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग के बारे में क्या कर रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें हड़ताल करनी चाहिए क्योंकि वो अब इसे पूरा करने की स्थिति में हैं। विपक्षी दल की ये टिप्पणी बिहार के मंत्रियों के इस दावे के बाद आई है कि नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को सही ठहराया है। बता दें, 12 जुलाई को नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की जो देश के सतत विकास का आकलन है। इसमें कुछ मापदंडों पर सुधार के बावजूद बिहार सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रेस में बयान देने और पार्टी बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री इस मांग के बारे में क्या कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया है और केवल बातें की हैं। वो अब इसे पूरा करने की स्थिति में है। उन्हें प्रहार करना चाहिए। यही बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इस बार झटका लगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब राज्यसभा में भी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का संख्याबल राज्यसभा में कम हो गया है। इसकी वजह राज्यसभा के 4 मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी रिटायर हो गए हैं। मौजूदा स्थिति में राज्यसभा में अभी 226 सांसद हैं, वहीं 19 सीटें अभी खाली हैं। संख्याबल के हिसाब से बीजेपी की राज्यसभा में कुल 86 सांसद हैं। वहीं एनडीए के संख्याबल की बात करें तो ये संख्या 101 है। बीजेपी का संख्याबल राज्यसभा में पहले से कम हुआ है। इसका विधेयक पारित कराने में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि एनडीए आगामी बजट सत्र के दौरान 7 गुटनिरपेक्ष मनोनीत सदस्यों, 2 निर्दलीय और एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे करीबी दलों के समर्थन से सदन में कानून पारित करा सकता है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की प्रचंड हार के बाद संगठन में विरोध के सुर उठने लगे हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे। उसके बाद सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सियासत से किनारा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई नेता भी यूपी सरकार के खिलाफ सीधे मंच से बोलने लगे। इन विरोध से कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा मिल रहा है कि भाजपा में संगठन बनाम सरकार शुरू हो गया है। मतलब कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में कई नेता आगे आ गए हैं। इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य हैं जो योगी के खिलाफ सुर उठाने वालों में पहले स्थान पर हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से अब तक यूपी सरकार की 3 महत्वपूर्ण बैठकों से केशव प्रसाद मौर्य गायब रहे।
इनमें 2 कैबिनेट बैठकें और 1 मंत्रियों की समीक्षा बैठक रही। इन तीनों ही बैठक से गायब रहकर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा जमाए रहे, वो भी किसी के बिना कुछ बताए। और फिर रविवार को लखनऊ में हुई कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और जब उनके मन से बोलने की बारी आई तो उन्होंने सीधे तौर पर नहीं बल्कि इशारों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहा, वर्तमान में भी बड़ा है और भविष्य में भी बड़ा रहेगा। नए उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह मौजूदा समय की हालत पर बहुत नाराज हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मंच से राजेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए। राजेंद्र प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। इसके अलावा बदलापुर सीट से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, ऐसे में अगर शीर्ष नेतृत्व यूपी में कुछ बड़े कदम नहीं उठाती है तो 2027 में भाजपा की सरकार नहीं आएगी। ये तो ताजा मामले हैं। इससे पहले सहारनपुर से लोकसभा सीट से चुनाव हारे संजीव बालियान ने अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता संगीत सोम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने चुनाव में अपनी हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ा था। यूपी में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की है। बीजेपी नेता ने अपने पत्र में कहा है कि आपके सुशासन और कानून व्यवस्था की हर जगह सराहना होती है। राज्य और राष्ट्र की सीमा के बाहर भी आपके सुशासन मॉडल की चर्चा होती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई? कई कारणों के एक साथ मिल जाने से 2024 का अनपेक्षित परिणाम मिला है। जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों की ओर से लिए गए फैसलों से जनाक्रोश भड़क उठा है और उनके फैसले सरकार के लिए अभिशाप बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना पर विचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था और सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया, फिर भी चुनाव में नुकसान हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर शेयर किया। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सीएम पद ग्रहण करने के बाद वो इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हेमंत सोरेन और पीएम मोदी की मुलाकात की जानकारी पीएम कार्यालय ने भी एक्स पर साझा की। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को अपने 3 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी या सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रिव्यू पिटीशन पर गौर करने के बाद हमने पाया कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने सोमवार 15 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद पर अपनी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट पेश की। कई मीडिया रिपोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट देखने का दावा किया गया है, जिसमें खुद एएसआई ने दावा किया है कि वहां मिली ऐतिहासिक कलाकृतियां विवादित परिसर के मंदिर की स्थिति का संकेत देती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे के दौरान चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील से बने कुल 31 सिक्के मिले, जो विभिन्न कालखंडों के हैं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में कुल 94 मूर्तियां, मूर्तियों के टुकड़े और वास्तुशिल्प तत्व भी सामने आए। ये मूर्तियां बेसाल्ट, संगमरमर, शिष्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी हैं। वो गणेश, ब्रह्मा, नरसिम्हा, भैरव, अन्य देवी देवताओं, मनुष्यों और जानवरों जैसे देवताओं की आकृतियां दर्शाते हैं। जानवरों की आकृतियों में शेर, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बंदर, सांप, कछुए, हंस और पक्षी शामिल हैं। बता दें, बहुत ही प्राचीन मस्जिद परिसर में ही बनी 11वीं सदी के स्मारक भोजशाला को हिंदू समुदाय देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद कहता है। पिछले 21 वर्षों से हिंदुओं को मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को उस स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति है। बीजेपी विधायक का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया है। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा है कि ये कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, उससे कम से कम अपना जीवन यापन चलता रहे। ये बात गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में कही। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इसी बीच अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दूसरी ओर ये देखा जा सकता है कि छगन भुजबल महागठबंधन में नाखुश हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि छगन भुजबल इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। दिल्ली के बुराड़ी स्थित हिरनकी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने का जमकर विरोध हो रहा है। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि राजधानी दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ धाम के नाम से कहीं भी मंदिर की स्थापना नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है। वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा। फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच शुरू नहीं हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का शिलान्यास किए जाने का विरोध किया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि हिंदू परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस फैसले को शीघ्र वापस ले, नहीं तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। ये हिंदू आस्था के साथ सनातन और वैदिक परंपरा का अपमान है। विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने कहा है कि धर्म के ठेकेदार अपवित्र मंदिरों की फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। क्या ये शर्मनाक नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य ने भाजपा सरकार और मीडिया को बेनकाब कर दिया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, हम पाप और पुण्य में विश्वास करते हैं। विश्वासघात पाप है। हम ये देखकर दुखी हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, और ये पीड़ा तब तक कम नहीं होगी जब तक हम उन्हें फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते। जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज 15 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। उधर शुक्रवार को रिटेल महंगाई में भी तेजी देखने को मिली थी। वहीं खाद्य महंगाई दर मई के मुकाबले 7.4% से बढ़कर 8.68% हो गई है। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 7.20 से बढ़कर 8.80% हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर बड़ी महंगाई पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि जनता पर महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। थोक महंगाई दर ने 1 साल 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब्जियों से लेकर खाने के सामान में बेतहाशा महंगाई दर्ज हुई है। फूड आर्टिकल्स की महंगाई 8.68%, दालों की महंगाई 21.64%, सब्जियों की महंगाई 38.76%, प्याज की महंगाई 93.35%, आलू की महंगाई 66.37%, फलों की महंगाई 10.14%। नरेंद्र मोदी को गरीबों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर अपने अमीर दोस्तों को मौज करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी। शिवकुमार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज सीबीआई के एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच के सामने पेश होते हुए शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और विपिन सांघी ने कहा कि सीबीआई का मामला पूरी तरह से अवैध है। वहीं जस्टिस त्रिवेदी ने रोहतगी को याद दिलाया कि आरोप गंभीर थे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध शामिल थे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में वजन 8.5 किलो कम हो गया है। इसके बाद अब तिहाड़ जेल के सूत्रों ने 15 जुलाई को कहा कि उनका वजन केवल 2 किलोग्राम कम हुआ है और एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। शहीद हुए कैप्टन अंशुमन का परिवार लगातार आर्मी के शहीद परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव की बात कर रहा है। उन्होंने कहा था कि बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सामान लेकर चली गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। इसे लेकर आर्मी के सूत्रों ने कहा है कि आर्मी की ओर से पेरेंट्स को
50 लाख और पत्नी को 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमन ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे। इनमें से 15 लाख माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। आर्मी के एक अधिकारी ने कहा कि कैप्टन अंशुमन मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुए थे। पत्नी स्मृति को आर्मी के ज़्यादा बेनिफिट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अंशुमन ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। पॉलिसी के अनुसार एक बार जब एक अधिकारी की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी पेंशन के लिए नॉमिनी होती है। इसके साथ ही बताया गया कि अंशुमन के पिता आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ हैं। उन्हें पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएं पहले से मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में स्पेलिंग में मामूली बदलाव के कारण भारतीय नागरिकता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक दस्तावेजों के बिना भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर असम में अनभिज्ञ या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये आम है, ऐसे व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों की कमी होती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी वजह 2 करोड़ की कोकीन की खरीदारी को बताया जा रहा है। तेलुगु चैनल की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह को साइबराबाद पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े मामले में अरेस्ट कर लिया। रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि अमन 4 नाइजीरियाई लोगों से कथित तौर पर ड्रग्स खरीद रहे थे। भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नए विदेश सचिव विक्रम मिस्री को शुभकामनाएं दी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 137 अंकों की उछाल के साथ 80,657 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 24,584 पर बंद हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को लेकर अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने बयान जारी किया है। FBI ने कहा है कि क्रूक्स का इस घटना को अंजाम देने का क्या मकसद था, ये अभी तक साफ नहीं है। जांच एजेंसी ने बयान में कहा है कि वो इस पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने पर काम कर रही है और शूटर के शूटिंग से पहले के सारे मूवमेंट्स को नजर में रखते हुए इकट्ठा किए गए सबूतों की समीक्षा हो रही है। बयान में कहा गया है, अभी तक हुई जांच इशारा करती है कि शूटर अकेला था। FBI इसकी जांच करना भी जारी रखेगी कि इस हमले में कहीं कोई सहयोगी साजिशकर्ता था भी या नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कहा है कि वो खुद को मरा हुआ मान चुके थे। उन्होंने इस हत्या के प्रयास को एक अवास्तविक अनुभव बताया। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे तो मरा होना चाहिए। पोस्ट ने कहा कि ट्रंप के दाएं कान पर पट्टी बंधी हुई है और उनके सहयोगियों ने उनकी तस्वीर लेने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, उन्होंने इसे चमत्कार बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा की है। उन्होंने इस हमले में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने अमेरिकी समाज में हिंसा पर कहा, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते, हमें इस पर जाना भी नहीं चाहिए। हम अपने इतिहास में काफी हिंसा झेल चुके हैं। केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को एक नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ओली पुष्प कमल दहर प्रचंड का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए, जिससे ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।